रहीम बेटा, आज का हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड देन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स which are responsible for many diseases, for spoilage of food and some other materials। इसी तरह तो बैक्टीरिया के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि जी बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं बैक्टीरिया की इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी बैक्टीरिया इकोसिस्टम में कैसे हेल्प करते हैं, इकोलॉजिकली कैसे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप गौर करें तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं दे आर लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखें ये फ़ायदा करते हैं नाइट्रोजन, दे फिक्स द नाइट्रोजन, और हवा के अंदर की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको बाद में प्लांट इस्तेमाल करते हैं। इसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हम कहेंगे प्लांट ग्रोथ। सही है जी। दूसरी अगर हम बात करें तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सही है। इसी तरह अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, इसके साथ ही लिख लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये डीकम्पोज करते हैं लिविंग बॉडीज को। क्या करते हैं, डीकम्पोज द लिविंग डेड बॉडीज जो होती हैं, वो जब वो मर जाते हैं ऑर्गेनिज्म तो ये उनको ब्रेक करते हैं, और इससे क्या होता है, दे रिटर्न मैनी ऑफ दी हम कहेंगे इन्वायरमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अगेन इन्वायरमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बायोमास यानी ज़िंदगी का मटेरियल, जो बायो एलिमेंट्स, जो केमिकल कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आ चुकी होती है, उसको वापस इन्वायरमेंट को वापस करने में ये बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं एज डीकम्पोजर्स। सो दैट इज़ हाउ द बैक्टीरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली। बहुत सारी फसलों को ग्रो कराने के लिए हमें ये हेल्प आउट करते हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में, यानी आप इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जी सर ये तो पता लग गया ना, इसको हम कहते हैं, यानी सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग और ये वो हेल्प। दूसरे नंबर पे क्या हुआ ना, हम कहेंगे रिसाइकलिंग। क्या कहेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स इन द इकोसिस्टम। जो भी चीज़ देखें ना, मैं ग्रो हुआ हूँ तो बहुत सारे बायो एलिमेंट्स लेके ग्रो हुआ हूँ। अभी जब मैं मरेंगे तो वो जो सारी डेड बॉडीज़ के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो सारा डीकम्पोज होकर वापस इन्वायरमेंट को मिल जाएगा, फिर उस पर दोबारा पौधे उगेंगे, फिर उन दोबारा पौधों को तुम खाओगे। तो इट्स लाइक, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये आपको लग गया पता जी कि रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल टू द इन्वायरमेंट, ये काम करते हैं बैक्टीरिया। इसके अलावा बेटा किताब में नहीं लिखा, लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ अदर बैक्टीरिया, कुछ काम के बैक्टीरिया, फायदे के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ सही है, वो ख़त्म कर देते हैं दूसरे बैक्टीरिया को, जिससे हमारा फ़ायदा हो जाते हैं। सही है जी। सो दिस इज़ व्हाट दी। इसके अलावा बायो इंडिकेटर्स हैं, और इसके अलावा जी और 100 मसले मसाइल हैं, बट हमें इतना पता लग गया कि जी बैक्टीरिया की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया को हम फिर साथ साथ पढ़ते जाते हैं बाद में। दूसरी अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की कौन सी है बेटा, इंडस्ट्रियल, ऐसा ही है कि इकोनॉमिक, समझ रहे हैं ना, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं विच स्पॉइल द फूड, यानी खाने को खराब करते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, अगर टनों के हिसाब से जो रोज़ खाना ख़राब होता जाए, या रोटी बासी होती जाए, या सालन ख़राब हो जाए, तो फ्रूट तबाह बर्बाद हो जाए, तो बताएं कि कितनी फूड लॉस होगी, कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस है। सही है। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फ़ायदा भी देते हैं। कैसे जी, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस फ़ायदा क्या है, हम बीवरेजेस बनाते हैं। ठीक है जी, जितनी ये बीवरेज इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे यीस्ट वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं, और वो बड़े काम की चीज़ें बनाते हैं। पेपर इंडस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे हमें बैक्टीरिया इस्तेमाल हम करते हैं, दही बनाने में, बायोटेक्नोलॉजी में, सही है ना, यानी बायोटेक में, ठीक है जी, और फिर दही बनाने में, और फूड को प्रोसेस करने में, रोटी से ब्रेड बनाने में, एंड अ लॉट ऑफ थिंग। यीस्ट के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया भी इस्तेमाल होते हैं। सही है। तो ये हो गई इकोनॉमी, यानी नुकसान भी करते हैं और
फ़ायदा भी करता है। इवन कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं, इकोनॉमिकल वेस्ट मटेरियल, उनको डिकम्पोज भी करते हैं, जिससे भी हमारा इकोनॉमिक फ़ायदा और इन्वायरमेंटल फ़ायदा भी होता है। और उसके बाद है क्या है जी, मेडिकल इंपॉर्टेंस। ये इसमें तो आप हज़ारों लाखों बातें लिख सकते हैं कि देयर आर मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया विच कैन काज द डिजीज डायरेक्टली टू द ह्यूमन बीइंग एंड मैनी दे, जो हमें तो बीमार करते ही करते हैं, यानी दे प्रोड्यूस द डिजीजेस, एंथ्रैक्स जनाब, नमूनिया, ठीक है जी, उसके अलावा जनाब बॉचुलिज्म, उसके अलावा डायरिया, ठीक है जी, हम डायसेंट्री तो नहीं, वो तो प्रोटोजोन पैरासाइट है। बहरहाल समझ रहे हैं ना आप बात सारी, कि बहुत सारे बैक्टीरिया, साल्मोनेला, टाइफाइड इन्फेक्शन, सही है जी। इसके अलावा तो गला सोर थ्रोट स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है, और यानी बहुत सारे बैक्टीरिया, स्किन इन्फेक्शंस, they cause many diseases in human as well as many diseases in उन चीज़ें जिनको हम खाते हैं, like animals, like birds। तो जिससे क्या होगा कि नुकसान अल्टीमेटली हमारा ही होता है। तो ये बेटा इकोनॉमी थोड़ा सा मतलब आपके जितना वो किताब में लिखा है हमने, अदरवाइज आप इस पे मुझसे जितना मर्जी बड़ा लेक्चर लेना चाहे ले सकते हैं, सही है कि जी ये सारा कुछ क्या है, बैक्टीरिया कितनी कौन से हैं, कौन सा बैक्टीरियम कैसे बीमारी काज करता है, ये कैसे इन्वायरमेंट के अंदर वापस मटेरियल्स को बैक करते हैं, और सो ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट ये तो एक जनरल सी बात थी। हम अब जो बात मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में आपको कितनी बातें बताई गई हैं, देयर आर कौन कौन से मेथड हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये तीन चीज़ें जो मेजरली हम डिस्कस करेंगे। बेटा इधर देखें, इधर देखें। तो नंबर 1 इज़ द फिजिकल मेथड, ठीक है जी। फिजिकल मेथड क्या होता है, देखें अगर हम हाथों हाथ लड़ाई करें बैक्टीरिया के साथ, जी जनाब, हाँ बताएं बताएं जल्दी। हाँ कल मिल जाएंगे, ओह भूल के, चलो मैं कल आपसे पूछ लूँगा। मैं मुझे आज जल्दी जाना है, मैं 5 मिनट पहले चल जाऊँगा, मुझे आई हैव टू गो समवेयर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिजिकल मेथड जो है दैट इज़ व्हाट वी से कि जी बेटा फिजिकल मेथड का मतलब ये होता है कि आप हाथों हाथ रोकेंगे, लड़ाई करेंगे उनके साथ कोई ना कोई तरीका अपना के, फिजिकल मेथड्स इस्तेमाल करके, सही है जी। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम बेटा नंबर 1 बैक्टीरिया को मारें तो बाय नंबर 1 दी हीट ट्रीटमेंट, सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं बाय रेडिएशन ट्रीटमेंट। नंबर 3 हम बैक्टीरिया को रोक सकते हैं बाय फिल्टरेशन मेथड, फिल्टर करके छोटे छोटे बारीक बारीक जिनमें से वो गुजर, जिस तरह आपने देखा था कि बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते 0.2 माइक, इधर देखें इधर देखें। अच्छा, हीट ट्रीटमेंट में 2 मेथड हैं, इसको हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन। ये 2 बेटा आप ड्राई हीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मॉइस्ट हीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई हीट का मतलब होगा आप ओवन के अंदर, हॉट एयर ओवन जो होता है उस जिसमें हीटर लगे होते हैं तो वो गर्म हवा फेंकता है, उसके ज़रिए आप हीट ट्रीटमेंट देंगे। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स कंपाउंड, यानी जो भी उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको तबाह कर देता है, ऑफ मेम्ब्रेन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, उनको खराब, उनकी ऑक्सीडेशन कर देता है, उनकी डिस्ट्रक्शन कर देता है, सही है। और जो मॉइस्ट हीट होती है, जो स्टीम होती है, ये क्या काम करती है, ये बेटा क्या करती है, ये कोआगुलेशन करती है उनकी, यानी दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, वो जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स होती हैं जरासीम की, असल में याद रखेंगे कि अगर आप हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो जौन सी चीज़ भी आएगी वो उसे मार ही देंगे, हमारे सेल्स भी होंगे तो उसे मार देंगे, तो बैक्टीरिया को तो फिर है जी, समझ गए बात को। तो अगर ये तरीका क्या है, अगर आप ड्राई हीट देना चाहते हैं तो आप करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म, और अबाउट फॉर 20 से 25 मिनट, या हम एहतियाती तौर पे 30 मिनट भी लगाते हैं। ये उन चीज़ों की होती है जो शीशे की बोतलें होती हैं, शीशे की बड़ी बड़ी फ्लास्कें होती हैं, उन चीज़ों की, ताकि साफ़ हो जाए भी, इनमें जरासीम ना हो तो फिर है।
जो मॉइस्ट हीट होती है ये होती है बेटा 120, स्टैंडर्ड डिग्री है 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 16 मिनट। इसे ऑटोक्लेव कहते हैं। इसमें हम एक बड़ी मशीन होती है, उसमें पानी भी होता है, वो एक बंद होती है और हम उसको हीट कर देते हैं, बंद करके अच्छी तरह लॉक कर देते हैं और फिर वो हीट प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर बिजली से हीट तो स्टीम प्रोड्यूस होती है, स्टीम बढ़ती जाती है। पहले उसका टेम्परेचर बढ़ता है, 100 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर और बढ़ता है। तो इस तरीके से आपको लग गया पता कि जी ये जो है ड्राई और मॉइस्ट हीट के ज़रिए हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन या स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। फूड को भी इस तरह किया जाता है, बहुत सारी फूड को, ताकि वो ख़राब ना हो। जिस तरह ये कैन में जब फूड बंद होती है तो जो फूड वाले होते हैं अगर चाहें तो उनको कुछ लोग जो अगर वो ऑटो हीट कर सकते हैं तो वो ऑटोक्लेव करते हैं, नहीं कर सकते तो फिर वो कोई और मैकेनिज्म इख्तियार करते हैं, उसमें चीनी डाल देते हैं। 100 और तरीक़ेकार हैं, मैं आपको बताऊँ। सही है बेटा। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है रेडिएशन। ये जो सिरिंजें होती हैं जिनके ज़रिए हम टीका लगवाते हैं या जो बोतलें होती हैं वो जो ग्लू लगती हैं, इनको जब, क्योंकि इस प्लास्टिक को तो आप हीट नहीं ना कर सकते, ये तो पिघल जाएगा, तो इसको करने के लिए रेडिएशंस यानी यूवी रेडिएशंस जो होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो लेस देन हम कहेंगे 300 नैनोमीटर, ऐसी रेडिएशन जो 300 नैनोमीटर से उनकी कम वेवलेंथ हो उनको इस्तेमाल करते हैं। और वो यूवी रेडिएशन, ये इसमें मतलब ऐसी बेल्ट चलती है और यूवी चलती है। यूवी रेडिएशंस को 10 मिनट के लिए भी किसी चीज़ के ऊपर अच्छी तरह लगा दें, लेकिन उसमें उस कमरे में अंधेरा होता है फिर, हाँ यानी अंधेरा करके ना अच्छी तरह फिर उसमें यूवी रेडिएशन चला। ये ऑपरेशन थिएटर में अक्सर वो एक नीली सी लाइट जल रही होती है, दैट इज़ द यूवी रेडिएशन। सही है जी, समझ आ? इस कलर की होती है तो सही है बेटा। तो ये भी आपको लग गया पता कि जी रेडिएशन। अच्छा, जिन चीज़ों को आप ना रेडिएशंस कर सकते हैं ना आप उनको ये कर सकते हैं, हीट भी नहीं दे सकते, उनको फिर हम फिल्टर करते हैं। तो हम कहते हैं जी 0.45 माइक्रोमीटर या फिर 0.2 माइक्रोमीटर के जो फिल्टर होते हैं उनके अंदर से चीज़ को गुजारते हैं। अब उसके लिए मुख्तलिफ असम्बलियाँ हैं, कुछ बड़े फिल्टर होते हैं, कुछ सिरिंज के आगे भी लगने वाले, छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, तो इट्स नॉर्मल। तो वो सिरिंज से हम जब या किसी चीज़ से उस फिल्टर लगा के, वो बड़ी बारीक मेम्ब्रेन होती है, उससे बैक्टीरिया नहीं पास हो सकते, तो वो हम उस चीज़ को फिल्टर कर लेते हैं, तो बैक्टीरिया उससे भी, यानी हमने फिजिकली बैक्टीरिया को साफ कर दिया है। समझ गए? ठीक है जी। क्या हुआ, क्या पूछ रहे हो? सही है। तो ये आपको लग गया पता कि सर फिजिकल मेथड, इसमें कोई चीज़ और तो नहीं है, मैं देख लूँ ज़रा, तो तकरीबन सारा कुछ। आगे बेटा केमिकल मेथड्स, यानी जो दूसरा तरीक़ाकार है जिस तरीके से इनको रोका जा सकता है, दैट इज़ द केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल, इधर देखिए, केमिकल्स में ना आपको मैं 4 बातें बताऊँगा। सही है। अगर हम बात करें, नंबर 1 हम बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट की, ठीक है जी। नंबर 2 हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक की। नंबर 3 हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की, ठीक है जी। और वैसे ये इनके आगे 2 टाइप्स हैं, तो वो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। ये हैं कुछ केमिकल, यानी केमिकल मार के आप किसी चीज़ के ऊपर बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम ये करेंगे केमिकल्स के ज़रिए। केमिकल्स के ज़रिए बेटा जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, याद रखिएगा, ये वो केमिकल्स होते हैं, ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या ऐसे एजेंट जो बिल्कुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये हम कहते हैं, इनकी एग्जांपल्स होती हैं लाइक अच्छा, ये हम कहेंगे डेड सरफेस, नॉट डेड, नॉन लिविंग सरफेसेस पे, यानी अगर आपने फर्श साफ करना है, ठीक है, आपको पता है आप जो है फर्श पे फिनाइल मारते हैं, फिनोल मारते हैं, आप फर्श के ऊपर अगर आपने हवा साफ करनी है तो हम फॉर्मल्डिहाइड, ये एक गैस है, ठीक है, हम वो उससे फ्यूमिगेशन करते हैं, ये पोल्ट्री फार्मों की अक्सर होती है। सही है, यानी आप समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह अगर हम स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बनाएं, एक तो वो होती है जो हम भी अपनी बॉडी पे लगा लेते हैं, वो थोड़ी सी जो स्वैब होता है जब टीका लगाते हैं, वो थोड़ी डाइल्यूटेड होती है। अगर स्ट्रॉन्ग अल्कोहल आप यूज़ कर लें या फॉर्मलिन यानी फॉर्म एल्डिहाइड इस्तेमाल कर लें या फिर फिनोल इस्तेमाल कर लें या बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको अगर हम डिटोल, जिसको हम कार्बोलिक एसिड के फिनोल ही कहते हैं,
ये अगर हम चीज़ें इस्तेमाल कर लें तो ये सरफेसेस के ऊपर बैक्टीरिया को मार देती हैं और इसलिए हम इनको डिसइंफेक्शन कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। और ये स्किन के ऊपर इस्तेमाल नहीं की जाती क्योंकि ये नुकसान करती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जो एंटीसेप्टिक्स होती हैं ना, ये वो केमिकल एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, यानी ये वो केमिकल एजेंट्स होते हैं जिनको हम यूज्ड ऑन लिविंग सरफेस, यानी हम अपनी स्किन के ऊपर, अब आप आयोडीन का डाइल्यूट सोल्यूशन, टिंचर ऑफ आयोडीन, आप KMnO4 का वेरी डाइल्यूट 1:1000 की रेशो में, यानी 1 ग्राम वो और 1 लीटर वो, तो ये वाला सोल्यूशन KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अल्कोहल का डाइल्यूट करके, यानी जिन चीज़ों को हम अपनी स्किन पे लिविंग सरफेसेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकें, उनको हम कहते हैं दी एंटीसेप्टिक्स। और एंटीमाइक्रोबियल्स ये वो दवाइयाँ होती हैं, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स विच आइदर किल द बैक्टीरिया, यानी या तो ये किल करेंगे बैक्टीरिया को, और दे विल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की, अगर ये बैक्टीरिया को किल करेंगे तो उनको हम कहते हैं माइक्रोबीसाइडल या बैक्टीरीसाइडल, और अगर वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करेंगे तो इनको हम कहते हैं माइक्रोबीस्टैटिक या बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं। इसकी ऊपर की एग्जांपल आप पेनिसिलिन ले लें, ठीक है, और इसकी एग्जांपल आप टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ले लें, या क्या कहते हैं लाइक यार सल्फा ड्रग्स ले लें, ठीक है जी, समझ आ गई बात की। ये वो वाली एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं और या उनको मारती हैं। तो टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, लिंकोसामाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्विनोलोन्स, ठीक है, सेफलोस्पोरिन्स एंड पेनिसिलिन्स, ये सारा एक बड़ा ग्रुप है। तो ये 2 मेथड बेटा आपको लग गए पता कि केमिकल तरीके से अगर हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना या उनको मारना या किसी एरिया को साफ करना चाहें, या इन्फेक्शन को कम करना चाहें, या इन्फेक्शन को ख़त्म करना चाहें, या इन्फेक्शन को होने से बचना चाहें, तो हम केमिकल्स को यूज़ करके क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। एंड द लास्ट थिंग इज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है स्टोरी, इसलिए मैं ये केमिकल मेथड को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, बल्कि इसको भी कर देते हैं। तो हम अभी जो हम तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट पॉइंट इज द वैक्सीनेशन एंड, यानी ये भी हो गया, क्या हुआ, ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ठीक है आप चेंज कर दो। एंड द थर्ड इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। चलो इसको देखें, ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो हम पढ़ लेते हैं, वरना अगर नहीं स्मार्ट सिलेबस में सीरियसली चेक करो है नहीं तो हम नहीं पढ़ते, तब तक इसको बंद ही कर देते हैं। जो हमारा तीसरा टॉपिक है दैट इज द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द स्मार्ट सिलेबस। तो मैं आपको इतना बस बता देता हूँ कि अगर हम बैक्टीरिया के खिलाफ जो वैक्सीन्स लगाएं, अब आपने वैक्सीन्स पढ़ी हुई हैं पिछले चैप्टर में अच्छी तरह कि कैसे बनी थी वो सारी, इसकी जो वैक्सीन पहले बनी थी, ये एक स्टोरी है सिर्फ लुईस पास्चर की, अगर आप वो पढ़ लें चिकन कॉलेरा के हवाले से, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या स्टोरी थी। लेकिन सेम ही मैकेनिज्म है बैक्टीरिया के खिलाफ भी एंटी वैक्सीन बनाने का, और उसको जब बॉडी में लगाया जाता है तो वो बॉडी के डिफेंस को क्रिएट कर देती है। तो मैं वैक्सीन की सिर्फ डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको भूले ना, फिर हम डायरेक्ट हमारे अगले टॉपिक पे चले जाएंगे, दैट इज यूज एंड मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहां में सिर्फ इतना लिख देता हूं कि व्हाट इज द वैक्सीन, तो हम कहेंगे वैक्सीन आर डेड और वीकेंड, यानी वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनोकुलेटेड इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस an immune response against themselves, अपने ही गिर्द
बॉडी डिफेंस क्रिएट करवाने के लिए अगर किल्ड और वीकेंड बैक्टीरिया को लगाया जाए बॉडी के अंदर, तो फिर वो बैक्टीरिया जाके बॉडी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, एंटीबॉडीज बनवा देते हैं, और फिर जब रियल में वो जरासीम आता है तो वो उसको, ये आप मैट्रिक में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आए हैं तो बस इनफ है। बहुत सारे बैक्टीरिया की वैक्सीन आजकल आ रही हैं। यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले अगर आप देखें तो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो बेटा अगर आप गौर करें तो इनको हम कहते हैं दीज आर दी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी बैक्टीरिया भी आप कह सकते हैं, एंड फंजाई, एंड आर यूज्ड टू किल या ब्रैकेट में स्टॉप द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक बात याद रखनी, ये यहां पे तो सिर्फ इतना लिखा है ना कि जो सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं, ऐसा नहीं है। आजकल हज़ारों लाखों हज़ारों एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सिर्फ लेबॉर्ट्री में बनाई जाती हैं, वो बैक्टीरिया से या फंजाई से नहीं ली जाती, लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई से भी ली जाती हैं। सही है। मसलन एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरियम है, उनसे बहुत सारी ड्रग्स ली जाती हैं। इसी तरह पेनिसिलिन एक फंगस है, उससे पेनिसिलियम एक फंगस है, उससे पेनिसिलिन ली जाती है। तो ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया। देखें, गौर करें, दीज आर दी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, एंटी माइक्रोबियल, एंटी मतलब खिलाफ, बायोटिक्स मतलब जिंदगी के खिलाफ, यानी जो सेल्स को मारेंगी। एंटीबायोटिक्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं और कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सही है बेटा। हम बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं बीमारी के हालात में। सही है। अब कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, बल्कि अंधाधुंध आजकल एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं, मैन्युफैक्चर की जा रही हैं और मार्केट में बेची जा रही हैं। याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स आर प्रेस्क्रिप्टिव ड्रग्स। ये क्या है? एंटीबायोटिक्स जो हैं बेटा वो आर प्रेस्क्रिप्टिव आपको पता है क्या चीज़ होती है? अगर आपने 10वीं क्लास में बात की हो तो वो दवाइयाँ जो सर्टिफाइड डॉक्टर है उसकी हदायत यानी उसकी पर्ची के बगैर नहीं मिल सकती, उनको हम प्रेस्क्रिप्टिव। पर पाकिस्तान में आजकल अंधाधुंध ये मिल रही है, आपको पता है, इजीली आप भी जाके खरीद सकते हैं। इस अगेंस्ट द लॉ। सही है। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, इनके मुख्तलिफ प्रॉब्लम हैं। मुख्तलिफ प्रॉब्लम में से मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। फ़र्ज़ किया बेटा, अगर कोई माँ जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान टेट्रासाइक्लिन्स यानी कि ये जो है ये ग्रुप ज़्यादा खाती है, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो बच्चों के अंदर जो हैं वो दांतों के इश्यूज ज़्यादा आते हैं। यानी डीकलराइजेशन, इसको फ्लोरोसिस भी कहते हैं, डीकलराइजेशन ऑफ टीथ। जो बच्चे पैदा होते हैं उनके दांत खराब होते हैं, देखिए ये एक्सेसिव यूज़ की वजह से। इसके अलावा इवन अगर प्रेगनेंसी के दौरान एनिमल्स के अंदर या इंसानों के अंदर भी अब ये ड्रग मिलती है, एनरोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल ज़्यादा की जाए तो इसकी वजह से जो कार्टिलेज है वो डीजनरेट होना शुरू होती है और आर्थराइटिस के इश्यूज जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी लिंकोमाइसिन अगर कुछ बंदे ज़्यादा अगर लगवाते हैं या बच्चों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो उन बच्चों के कान जो है वो बहरे हो सकते हैं, डेफनेस। सही है। और सबसे बड़ा, अच्छा इसी अलावा पेनिसिलिन, मेरी अपनी बहन को जो पेनिसिलिन है उससे एलर्जी है। सही है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, बाकायदा बुरा हाल हो जाता है, एनाफाइलैक्टिक आ जाती है। और आखिर में मैं अगर आपको बताऊं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मैं मिसयूज बता रहा हूं, उनके नुकसान भी बता रहा हूं, सबसे ये इनमें से एमसीक्यू आता है कौन सी एंटीबायोटिक की वजह से क्या क्या होता है, और सबसे बड़ा मसला जो है दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये क्या है बेटा? बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बैक्टीरिया वो अपने अंदर
आपको मैंने बताया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन जब मैंने प्लाज्मिड पढ़ाए थे। बैक्टीरिया अपने अंदर एबिलिटी पैदा कर लेते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक आई है ना, इसको इसके ख़िलाफ़ हम एक्शन करके इसको अपने आप को मारने से रोक दें। इसे कहते हैं यानी द कैपेबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया टू अवॉइड टू प्रिवेंट द इफेक्ट्स ऑफ द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के जो असरात हैं उनको रोकने के लिए बैक्टीरिया अपने अंदर कुछ कैपेबिलिटी पैदा करते हैं जिसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। मुझे एक बात बताएं बेटा, आपने असल में होता क्या है, देखें ना जी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपने यहाँ पे आपको डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जी दवाई लें, तो आपने एंटीबायोटिक खाई, सही है, और अब आपने क्या काम किया कि वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में कुछ देर के बाद कम होना शुरू हो जाएगी। ये ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन है, तो वो कम होना शुरू हो गई। अब जब कम होगी तो आपको यहाँ पे एक और खानी है ताकि दोबारा इतनी हो जाए, तो बैक्टीरिया फिर मरेंगे, फिर कम होगी, फिर आपको और खानी है, फिर इस तरह इतनी हो जाए। जब तक डॉक्टर कहता है कि जब तक पूरी की पूरी इन्फेक्शन वो वाली क्लियर नहीं हो जाती, आप एंटीबायोटिक, हर एंटीबायोटिक का कोर्स होता है 3 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का भी हो सकता है। कोई टीबी वगैरह के केस में तो 3-3 महीने तक का इलाज चलता है, सही है। अब आप ज़्यादा इंसान चूँकि सियाणे हैं, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी लो जी मैं तो दवाई नहीं खाता, ले दवाई खाना ना बड़ा नुकसान होता है, बॉडी ये हो जाती है वो हो जाती है। आप एक गोली खाएंगे, आपका गला थोड़ा सा बेहतर हुआ, आप दवाई खाना छोड़ दें। अब जरासीम अभी कुछ बाकी थे, कुछ बैक्टीरिया बाकी थे, और दवाई की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम, क्योंकि दवाई हमारा जो लिवर है उसको ब्रेक भी करता है, किडनी निकालता भी है, तो दवाई ऑटोमेटिकली ब्लड में कम हो जाती है। जैसे ही वो कम होगी तो क्या होगा कि बैक्टीरिया जो होंगे वो कम दवाई उनके ऊपर असर नहीं कर पाएगी, और बैक्टीरिया को चांस मिल जाएगा उसके खिलाफ अपने आप को डिफेंस क्रिएट करने का। ये पहली वजह है कि जिस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होती है। यानी आप लो डोज लेते हैं, इसको हम कहते हैं या तो डोजेज, यानी कितनी देर के बाद लेनी है, सुबह दोपहर शाम लेनी है कि सुबह शाम लेनी है, या डोज। आप कहेंगे नहीं मुझे डॉक्टर ने बड़ी गोली कही थी, मैं तो छोटी खाना, हालांकि आप गलत कर रहे हैं, जो उसने आपको कहा आपको वो खाना चाहिए, सही है। तो उससे क्या होता है कि आप कम खा रहे हैं, जितनी आपको ज़रूरत है आप उससे कम खा रहे हैं, लिहाजा वो दवाई आपके ऊपर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काज कर सकती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में अभी देखें छोटी मोटी एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती लोगों के ऊपर, और हमारे ऊपर से हमारे डॉक्टर भी ऐसे हैं, धड़ाधड़ भरी भरी महंगी महंगी एंटीबायोटिक्स वो जो हैं वो अगली जनरेशन की मंगवा के लोगों को दी जा रहे हैं, और उससे क्या अब सिर्फ उनका तो बिक रही हैं, लेकिन ओवरऑल मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, सही है जी। कल जिस बंदे को 10 रुपए वाली एंटीबायोटिक असर करती थी, अब उसको 70-100 रुपए वाली असर करती है। तो ये आपको लग गया पता जी कि ये एक तरीका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ये है। दूसरा ये होता है कि हम पोल्ट्री की जो गोश्त, चूँकि बड़े लोग खाते हैं चिकन का, तो वो उसकी जो दवाइयाँ, उसको जो फीड मिलती है या पोल्ट्री को जरासीम बीमारियों से बचाने के लिए, ताकि हमारे मुर्गे मारना जाएँ तो हमें उनको बेचेंगे फिर कैसे, तो फिर वो उनमें एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं। अब उनको जब एंटीबायोटिक्स देते हैं तो आपको पता है वो बर्ड तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है, आप वो उसको ज़िबा करते हैं, आप खा लेते हैं, उसके एंटीबायोटिक के रेजिड्यूज हमारी फूड में आ जाते हैं। इसी तरह जो लोग मतलब इस तरह काम करते हैं और फसलों को जो लगाते हैं एंटीबायोटिक्स और मुख्तलिफ ये माइक्रोबिसाइडल्स और ये जो दवाइयाँ पेस्टिसाइड्स वगैरह, इनके भी छोटे छोटे ज़रात वो हमारी फूड में आते हैं, जो हम सब्जियाँ खाते हैं तो हमें उससे नुकसान होता है। वो थोड़े थोड़े ज़रात आते रहते हैं, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया उनको, यानी ये सबसे बड़ा मसला था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। बेटा कोई सवाल है तो पूछें।